हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आप सभी का न्यू सीजन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, समीक्षा सीरीज में हम पॉलिटी की क्लासेस कर रहे हैं। थ्योरी के साथ साथ हम काफ़ी ज़्यादा प्रश्नों का प्रैक्टिस यहाँ पर कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है संविधान की अनुसूचियाँ, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। पिछली क्लास में हमने भारतीय संविधान के भागों को डिटेल से देखा था और प्रश्नों का अध्ययन और प्रैक्टिस की थी। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। तो शुरू करते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में जानना कि भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ हैं क्या और कितनी अनुसूचियाँ भारतीय संविधान में हैं। तो पहले जान लेते हैं कि भारतीय संविधान में जो अनुसूचियां हैं वो हैं क्या और कहाँ पर हैं। तो अनुसूची जो है, अनुसूची ये भारतीय संविधान के अंत में दिए गए कुछ विषय हैं और जो भारतीय संविधान के प्रावधान है उनके व्याख्या करते हैं। तो अनुसूची जो कहते हैं भारतीय संविधान के अंत में दिए गए विषयों की वह सूची है जो भारतीय संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करती है। ठीक है, अब जान लेते हैं कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी और वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। 4 अनुसूचियों को समय समय पर संवैधानिक संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। तो अब शुरू करते हैं पहली अनुसूची से कि फर्स्ट अनुसूची हमारी क्या होने वाली है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है भारतीय संविधान की अनुसूचियां। मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। तो पहली अनुसूची से शुरू करते हैं कि पहली अनुसूची में किन किन विषयों को दिया गया है और किन विषयों का की व्याख्या डिटेल में यहाँ पर अनुसूची के माध्यम से की गई है। तो भारतीय संविधान की पहली अनुसूची जो भारत में राज्य और संघ शासित क्षेत्र हैं उनके उनके बारे में वर्णन करती है। उनके नाम, उनकी सीमाएं, उनके क्षेत्राधिकार से संबंधित है। ठीक है, भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, सीमाएं और न्यायिक क्षेत्र रखे गए हैं। द नेम, बाउंड्रीज एंड जुरिडिक्शन एरियाज ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया हैव बीन केप्ट। ठीक है, जैसे वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो उन सभी के जो क्षेत्राधिकार हैं उनका उनके नाम और उनसे उनकी सीमाओं से संबंधित प्रावधान अनुसूची में व्याख्यायित किए गए हैं। किसी भी नए राज्य का उल्लेख या किसी केंद्र शासित प्रदेश के निर्माण के लिए पहली अनुसूची में संशोधन आवश्यक है, क्योंकि पहली अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का क्षेत्राधिकार, नाम और सीमाओं से संबंधित सारी जानकारियां हैं। तो पहली अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक हो जाता है अगर किसी नए राज्यों को जोड़ा या हटाया जाता है। अब बात कर लेते हैं भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? तो दूसरी अनुसूची भारतीय संविधान में जो संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति हैं उनकी वेतन, भत्ते, उनके जो परिलब्धियां आदि हैं उनसे संबंधित प्रावधान जो है संविधान की दूसरी अनुसूची में है। द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद एम्यूलमेंट्स, allowances and privileges of certain high ranking public officers including president, governors and judges। ठीक है, तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इसी तरह से विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, विधान परिषद में राज्यों में सभापति और उपसभापति, इन सभी के जो वेतन, भत्ते, परिलब्धियां और इनके जो विशेष अधिकार हैं उनका वर्णन संविधान की दूसरी अनुसूची में है।
ठीक है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और राज्यों में हाई कोर्ट्स के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते और उनके विशेष अधिकारों से संबंधित प्रावधान भी संविधान की दूसरी अनुसूची में है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरी अनुसूची की। संविधान की तीसरी अनुसूची में क्या है? थर्ड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें जो उम्मीदवार होते हैं या जो आपके सदस्य होते हैं राज्य विधानसभा के और संसद के सदस्य जो होते हैं, उनके द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित प्रावधान होते हैं। ओथ एंड अफर्मेशन टू बी टेकन बाय द कैंडिडेट्स, ठीक है। सांसद और राज्य विधानमंडल के उम्मीदवार, संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्य, संघ एवं राज्य के मंत्री, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और कैग यानी कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इन सभी द्वारा शपथ और प्रतिज्ञा जो लिए जाते हैं उनका वर्णन जो है संविधान की तीसरी अनुसूची में है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनसे इनकी शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में नहीं है। वो इन्हीं संविधान के भागों में जहां पर राष्ट्रपति का वर्णन है उन सेक्शंस में राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 60 और उपराष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 69 और राज्यपाल के लिए अनुच्छेद 159 में शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित प्रावधान इन अधिकारियों के लिए है। नेक्स्ट हम चौथी अनुसूची पे आएंगे, ठीक है। फोर्थ अनुसूची जो है हमारी, वो जो राज्यसभा है, संसद का उच्च सदन है, वहां पे सीटों का जो आवंटन होगा वो किस आधार पर होगा, इस बात की व्याख्या भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में की गई है, ठीक है। एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा फॉर वेरियस स्टेट्स एंड यूटीज, ठीक है। इसमें इस अनुसूची में यही लिखा हुआ है कि भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से किस राज्य से कितनी और किस केंद्र शासित प्रदेश से कितनी सीटें आने वाली हैं और किस आधार पर आने वाली हैं, ये संविधान की चौथी अनुसूची में लिखा गया है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची जो बताती है विभिन्न राज्यों के जो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन और उन पर नियंत्रण से संबंधित जो प्रावधान है वो हमारी पांचवी अनुसूची व्याख्यायित करती है, ठीक है। प्रोविजंस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल फॉर शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। तो भारत के जो मतलब मैक्सिमम राज्यों के जो अनुसूचित और ट्राइबल एरियाज हैं उनके लिए प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान संविधान की पांचवी अनुसूची में है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं छठी अनुसूची की। छठी अनुसूची में भी अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान है, लेकिन कुछ विशेष राज्यों से संबंधित है। वो विशेष राज्य कौन कौन से हैं? एक तो यहां पर आ जाता है आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो प्रोविजंस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ ट्राइबल्स एरियाज ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो इन चार राज्यों से संबंधित जो प्रावधान है, प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान, वो आपके छठी अनुसूची में है, ठीक है। आखिर इन चार राज्यों को अलग से छठी अनुसूची में क्यों रखा गया है, पांचवी अनुसूची में ही इनको क्यों नहीं शामिल किया गया? तो इसके पीछे एक कारण है कि जो जनजातीय क्षेत्र हैं जनजातीय क्षेत्रों का पिछड़ापन छठी अनुसूची रखने के लिए जो मुख्य कारण है जनजातियों का पिछड़ापन, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इन चार राज्यों को जो अलग से छठी अनुसूची में जगह दी गई है वो किसके सिफारिश के आधार पर दी गई थी। तो गोपीनाथ बारदोलाई जो एक संविधान सभा के सदस्य भी थे ये, तो इनकी सिफारिश के आधार पर, इनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित हुई थी। तो उस समिति की सिफारिश के आधार पर जो इन चार राज्यों के जनजातीय क्षेत्र हैं उनको पिछड़ेपन के आधार पर छठी अनुसूची में रखा गया। आखिर इसके पीछे रखने का कारण क्या है और रखने से इन राज्यों को क्या मिला? तो हमारे जो संविधान में प्रावधान है एडीसी का,
स्वायत्त जिला परिषद, कहीं केंद्र या राज्य सरकार इनके अधिकारों को, इनकी जो जगह है उनको नजरअंदाज न कर दें, इसलिए इनको विशेष अधिकार दिए गए हैं एडीसी का, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, स्वायत्त जिला परिषद गठित करने का इनको अधिकार दिया गया है। स्वायत्त जिला परिषद, ठीक है। आखिर स्वायत्त जिला परिषद करती क्या है? तो स्वायत्त जिला परिषद के अधिकार में होता है किसी भी क्षेत्र का पुलिस, स्वास्थ्य, यातायात, इन सबसे संबंधित जो प्रशासन है, कृषि से संबंधित, यातायात, बिजली, इन सभी क्षेत्रों से संबंधित जो प्रशासन और नियंत्रण आ जाता है वो एडीसी के हाथ में आ जाता है, ठीक है। अभी हमने करंट में देखा भी था कि लद्दाख में भी एडीसी की मांग हो रही थी, लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग हो रही थी। तो उसकी वजह यही है कि लद्दाख में भी, लद्दाख के लोग भी यही कह रहे थे कि हमें भी जनजातीय रूप से पिछड़ेपन के आधार पर छठी अनुसूची में शामिल किया जाए, और उनका कहना था कि हमारे भी जो अधिकार हैं, जो हमारी मांग है वो केंद्र सरकार या राज्य सरकारें पूरी नहीं कर पा रही हैं, इसलिए हमें भी स्वायत्त जिला परिषद बनाने की अनुमति दी जाए ताकि हम अपने अधिकारों का खुद से जो है नियंत्रण और प्रशासन चला सकें। अब हम जान लेते हैं कि भारत में कितनी एडीसी हैं। भारत में कितनी एडीसी हैं? तो भारत में टोटल 10 एडीसी हैं, 10 स्वायत्त जिला परिषद हैं। हमने देखा 4 राज्यों में है, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। असम में भी 3 स्वायत्त जिला परिषदें हैं, मिजोरम, मेघालय में 3 है, असम मेघालय में 3 3 6 हो जाती हैं, एक आपकी त्रिपुरा में है 7 और 3 ही मिजोरम में। तो इस तरह से टोटल भारत में 10 स्वायत्त जिला परिषद हैं, ठीक है। ये बात रही छठी अनुसूची की। अब हम बात करते हैं 7वीं अनुसूची की। 7वीं अनुसूची जो है वो फेडरल लिस्ट से संबंधित है, यानी कि जो सूचियां हैं उनसे संबंधित है। तो संविधान की 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच विभिन्न शक्तियों के वितरण के बारे में जानकारी देती है। तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का जो विभाजन है और जो विषय हैं उनको कुछ सूचियों में विभक्त किया गया है, और किस सूची में कितने विषय हैं वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देखिए 3 सूचियों में विभक्त किया गया है, फेडरल लिस्ट, ठीक है। 3 फेडरल लिस्ट हैं, उनके नाम क्या क्या हैं? एक आपकी यूनियन लिस्ट है, दूसरी स्टेट लिस्ट है, तीसरी कंकरेंट लिस्ट है। देखिए संघ सूची में प्रारंभ में 97 विषय थे जो समय समय पर संशोधन के माध्यम से बढ़ाकर 100 कर दिए गए हैं। इसी तरीके से राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, संशोधन के माध्यम से इनको कम करके 61 कर दिया गया है। और संवर्ती सूची पर जो अधिकार होता है केंद्र और राज्य दोनों को नियम या कानून बनाने का अधिकार होता है, ठीक है। तो इसमें पहले मूल रूप से 47 विषय थे और आज वर्तमान में 52 विषय इसमें हो चुके हैं। तो ये बात रही 7वीं अनुसूची की। अब हम चलने वाले हैं 8वीं अनुसूची पे। 8वीं अनुसूची जो है वो भाषा से संबंधित है, जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उनसे संबंधित है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, मूल रूप से कितनी भाषाएं थी, इन सभी को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। संविधान द्वारा मान्य भाषाएं, जो संविधान द्वारा अधिकृत या मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं वो 8वीं अनुसूची में है। कितनी है? वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं, ठीक है। 22 भाषाएं वर्तमान में 8वीं अनुसूची में है। जब संविधान लागू हुआ था तो 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं थी, ठीक है। मूल रूप से 14 भाषाएं थी, इनको बढ़ा करके 22 कर दिया गया है संशोधन के माध्यम से, ठीक है।
अब देख लेते हैं कि कब कब किन किन भाषाओं को यहाँ पर शामिल किया गया है। देखिए, प्रारंभ में 14 भाषाएं थी, ठीक है। बाद में 21वें संवैधानिक संशोधन द्वारा कुछ भाषाएं जोड़ी गई, फिर 71वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ी गई, ठीक है, और फिर 92वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई। इक्कीसवें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा 1967 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967 में यहां पर सिंधी भाषा को शामिल किया गया था, ठीक है, सिंधी भाषा को शामिल किया गया था। 71वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा 1992 में 3 भाषाओं को शामिल किया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया? एक, यहां पर 3 भाषाओं को शामिल किया गया। कौन कौन सी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, अब 92वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा 2003 में चार भाषाओं को शामिल किया गया है 8वीं अनुसूची में। वो 4 भाषाएं कौन कौन सी हैं? बोडो, जो कि असम की भाषा है, बोडो, डोगरी, मैथिली और आपका संथाली। तो इस तरीके से 3 बार संशोधन करके संविधान की 8वीं अनुसूची में इन 8 भाषाओं को और शामिल कर लिया गया है। तो इस तरह से टोटल आज 22 भाषाएं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में हो गई हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 9वीं अनुसूची की। 9वीं अनुसूची में क्या है? देखिए, ये मूल संविधान में तो थी नहीं, इसको कब जोड़ा गया है? तो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा। पहले संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा इसको जोड़ा गया है। इसमें क्या प्रावधान है? संविधान की 9वीं अनुसूची को 1951 में प्रथम संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। इस अनुसूची के अंतर्गत संपत्ति के अधिग्रहण का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 31B को जोड़ा गया। साथ ही 9वीं अनुसूची में शामिल विषयों को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ठीक है, अर्थात न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं है। 9वीं अनुसूची न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं है, ठीक है। लेकिन केशवानंद भारती वाद 24 अप्रैल 1973 के बाद के कानून की समीक्षा हो सकती है। देखिए, मूल संविधान में जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 1951 में पहले संवैधानिक संशोधन के माध्यम से, तब यह प्रावधान था कि उसमें शामिल विषयों को लेकर के उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, अर्थात न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं था। लेकिन केशवानंद भारती वाद के बाद 24 अप्रैल 1973 के बाद के जो नियम या कानून होंगे वो न्यायिक समीक्षा के अधीन होंगे, यानी कि उनकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। वर्तमान में इस अनुसूची में लगभग 284 अधिनियम शामिल हैं। नवी अनुसूची के अंतर्गत बना अधिनियम यदि मौलिक अधिकार का उल्लंघन करे तो वो मान्य नहीं होगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर 10वीं अनुसूची की। 10वीं अनुसूची क्या है, इसको कब शामिल किया? तो 10वीं अनुसूची को 52वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में शामिल किया गया है, ठीक है। 10वीं अनुसूची में है क्या? ये दल बदल से संबंधित जो नियम कानून है भारत में उससे संबंधित है, डिफेक्शन से रिलेटेड है, ठीक है, डिफेक्शन से संबंधित है। अब बात करते हैं 11वीं अनुसूची की। 11वीं अनुसूची संविधान की 11वीं अनुसूची को 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा 1992 में शामिल किया गया था, ठीक है, और यह 1993 से लागू हुआ था। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज
किस विषय का इसमें प्रावधान है? पंचायती राज का उल्लेख है। पंचायत को शक्तियां, अधिकार, जिम्मेदारी, नियंत्रण, प्रशासन, ये सभी जिम्मेदारियां 11वीं अनुसूची के तहत हैं। वर्तमान में 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित कितने विषय हैं? 29 विषय 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित हैं। 11वीं अनुसूची को 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा 1992 में जोड़ा गया था। अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड लास्ट शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची को कब शामिल किया गया है? तो इसी को 73 के बाद 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा, ठीक है, 1992 में ही शामिल किया गया था। और ये भी नहीं, 1993 में शामिल किया गया था। ठीक है, 1993 में इसको जोड़ा गया। इसमें क्या विषय है? इसमें शहरी जो स्थानीय शासन है उससे संबंधित है। शहरी स्थानीय शासन से मतलब क्या मतलब है कि जो नगर पालिकाएं हैं, नगर पालिकाओं से संबंधित उनके शक्तियां, कार्य, उनके क्षेत्राधिकार और प्रशासन से संबंधित जो विषय हैं वो 12वीं अनुसूची में है। और 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 18 विषयों को शामिल किया गया है। और 11वीं अनुसूची में पंचायतों से संबंधित कितने विषय थे? 29 विषय थे। ठीक है, तो ये रहा हमारा अनुसूचियों का एक ओवरव्यू। अब इसके बाद एक बार और रिवीजन कर लेते हैं इसका। ठीक है, हमने 12 अनुसूचियां देखी हैं। ठीक है, इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से याद भी कर सकते हैं। एक शॉर्ट ट्रिक है। 12 अनुसूची है टीयर्स, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, देखिए टी का मतलब हो जाता है टेरिटरी। टेरिटरी यानी कि पहली अनुसूची हमने क्या पढ़ा था? जो भारत संघ है और उसके राज्य हैं उनके नाम, उनकी शक्तियों से संबंधित जो प्रावधान थे, तो पहली अनुसूची में हो जाता है टेरिटरी। सेकंड अनुसूची में आपका आ जाता है एम्यूलमेंट्स, यानी कि जो उम्मीदवार हैं, जो अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, उनके वेतन भत्ते, एम्यूलमेंट एंड सैलरीज। ठीक है, तो ई से हो जाता है एम्यूलमेंट्स, वेतन भत्ते, परिलब्धियां आदि। थर्ड अनुसूची है हमारी ओथ एंड अफर्मेशन से संबंधित। अफर्मेशन एंड ओथ यानी कि शपथ और प्रतिज्ञान, शपथ प्रतिज्ञान। तो यहाँ पे एक का मतलब हो जाता है अफर्मेशन, तो ये थर्ड अनुसूची के लिए है। फोर्थ आपका राज्यसभा, राज्यसभा, राज्यसभा मतलब राज्यसभा में सीटों का आवंटन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से। ठीक है, फिफ्थ अनुसूची जो हमारी है वो शेड्यूल्ड एरिया से संबंधित है। विभिन्न राज्यों में शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड जो हैं उनके प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान, तो हमारा हो जाता है शेड्यूल्ड, प्रशासन और नियंत्रण। शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज का प्रशासन और नियंत्रण जो है वो आपका फिफ्थ अनुसूची में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओफ में। ओफ में ओ का क्या अर्थ है? अदर स्टेट्स। ये किस अनुसूची में है? सिक्स्थ अनुसूची में। अदर स्टेट यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान है। नेक्स्ट हम 7th अनुसूची आती है हमारी एफ से, और उसका मतलब है फेडरेशन, फेडरल लिस्ट। ठीक है, फेडरल लिस्ट हमारी 7वीं अनुसूची में। 3 तरह की लिस्ट है हमने देखा था।
ठीक है, अब आता है 8वीं अनुसूची का नंबर। 8वीं अनुसूची में क्या प्रावधान है? जो भाषाएं ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, जो संघ और राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं या भारतीय संविधान द्वारा जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, उनका वर्णन 8वीं अनुसूची में है। कितनी भाषाएं हमने देख लिया है? 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगली हमारी 9वीं अनुसूची है। ठीक है, 9वीं अनुसूची एल, एल मतलब लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार से संबंधित जो कानून बनाए गए उनके लिए 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था पहले संवैधानिक संशोधन के माध्यम से। नेक्स्ट हम बात करते हैं 10वीं अनुसूची, हमारी डी से होती है और इसका डी का अर्थ होता है डिफेक्शन। डिफेक्शन अर्थात दल बदल, दल बदल से संबंधित जो कानून है उनके लिए जो प्रावधान किए गए वो 10वीं अनुसूची में किए गए हैं। ठीक है, दल बदल। नेक्स्ट आ जाता है हमारा 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। 11वीं में हमने देखा ही है अभी जस्ट, पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है, तो इस तरह से हम 12 की 12 अनुसूचियों को याद भी कर सकते हैं। एक बार और देखते हैं। फर्स्ट अनुसूची में हमारा क्या है? टेरिटरीज है, राज्य और उनके नाम प्रशासन से संबंधित बात है। सेकंड अनुसूची में हमारा जो उच्च अधिकारी हैं उनके वेतन भत्तों से संबंधित प्रावधान है। थर्ड अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान है, किन किन के हैं वो भी हमने देखा था। फोर्थ अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। फिफ्थ अनुसूची जो है वो शेड्यूल्ड एरियाज के जो प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। सिक्स अनुसूची हमने देखा जो विशेष राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, उनके प्रशासन और उनमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। 7वीं अनुसूची जो है वो आपकी फेडरल लिस्ट, 3 तरह की अनुसूचियों का वर्णन है। 8वीं अनुसूची में क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेजेस है ना, जो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं उनका यहाँ पर प्रावधान है। 9वीं अनुसूची जिसको संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था उसमें लैंड रिफॉर्म से जो संबंधित कानून है उनका वर्णन है। 10वीं अनुसूची जिसको 52वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था उसमें डिफेक्शन यानी दल बदल से संबंधित जो अधिनियम है, जो कानून हो, उनका प्रावधान है। 11वीं और 12वीं अनुसूची में क्या है? 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित प्रावधान और उनके विषय, और 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान और उनको जो दिए गए विषय हैं संविधान द्वारा उनका वर्णन है। ठीक है, तो ये रहा हमारा ओवरव्यू संविधान की अनुसूचियों का। अब हम बात करते हैं प्रश्नों की। ठीक है, अब प्रश्नों की बात कर लेते हैं और जितना हमने पढ़ा है उन्हीं के आधार पर प्रश्नों को देख लेते हैं जो कि हमारी परीक्षा में संभावित है। ठीक है, पहला प्रश्न अब हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, 3 युग्म सही सुमेलित है, एक गलत है, तो हमें यहाँ पर चेक करना है कौन सा हमारा गलत है और 3 सही है। पहला ऑप्शन ए है 8 शेड्यूल, और यहाँ पर एक तरफ विषय दिए हुए हैं, दूसरी तरफ अनुसूचियां दी हुई है, क्या वो सही से मिलान हुए हुए हैं ये हमको देखना है। तो 8वीं अनुसूची हमने देखा भाषाओं से संबंधित थी, तो ये आपका सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाता है। देखिए हमने ट्रिक भी पढ़ी है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, 6th, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 8वीं अनुसूची जो है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस से संबंधित है, बिल्कुल ठीक है। सेकंड शेड्यूल, दूसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान। ठीक है, क्या ये दूसरी अनुसूची के लिए विषय बिल्कुल ठीक है? दूसरी अनुसूची में क्या है? एम्यूलमेंट्स यानी वेतन भत्ते, तो यहाँ पर लिखा हुआ है शपथ या प्रतिज्ञान, ओथ एंड अफर्मेशन, तो ये यहाँ पर हो जाता है गलत। हमें गलत ही बताना है, तो हमारा उत्तर यहाँ पर हो जाता है ये सही है ना, और ये गलत है, तो हमारा गलत ही पूछा है, ये हमारा सही हो जाएगा। चौथी अनुसूची में एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ये बिल्कुल सही है। और 10वीं अनुसूची में जो कि दल बदल से संबंधित है, दल बदल के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध दिए गए हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाता है बी।
ठीक है, बी हमारा यहाँ पर आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए उपबंध अंतर्विष्ट हैं। ठीक है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा इस अनुसूची के अधीन नहीं आता है। ठीक है, छठी अनुसूची में हमने देखा 4 राज्यों के बारे में जो है जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान थे। वो 4 राज्य कौन कौन से थे? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्य थे। इसको भी हम एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, जैसे एटीएम मनी। ठीक है, एटीएम मनी, इस शब्द के माध्यम से हम इनको चारों राज्यों को याद कर सकते हैं। एटीएम मनी का मतलब क्या हो जाता है? ऐसे असम, टी फॉर त्रिपुरा, एम फॉर मेघालय एंड नेक्स्ट एम फॉर मिजोरम। ठीक है, तो यहां पर आपका असम भी है, ऑप्शन में देख लेते हैं। क्या मणिपुर है? मेघालय है, त्रिपुरा है, मणिपुर नहीं है। पूछा है कौन सा इस अनुसूची के अधीन नहीं आता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, मणिपुर को छठी अनुसूची में नहीं रखा गया है। थर्ड हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन कारण वाला प्रश्न है, देख लेते हैं। 8वीं अनुसूची में भारत की भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। 8वीं अनुसूची में भारत की भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है, अभी अभी हमने देखा था, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कारण है 8वीं अनुसूची केवल आधिकारिक भाषाओं के लिए है। ठीक है, तो जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस, हमने ट्रिक में भी ओ के माध्यम से याद किया है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ठीक है, तो हाँ, 8वीं अनुसूची केवल आधिकारिक भाषाओं के लिए है, तो दोनों कथन सही हो जाते हैं। यहाँ पे ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, तो सही उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी प्रावधानों से संबंधित है? दल बदल यानी कि डिफेक्शन। दल बदल का क्या अर्थ है? जो डिफेक्शन लॉज है उनसे संबंधित प्रावधान जो है वो आपका किस अनुसूची में है? तो हमने देखा था 10वीं अनुसूची, जिसे 52वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था 1985 में। इसमें क्या प्रावधान है? आपके डिफेक्शन से रिलेटेड प्रावधान है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, 10वीं अनुसूची। ठीक है, ठीक है, 1985 में 52वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से दल बदल कानूनों को शामिल किया गया था। 5वां हमारा प्रश्न है, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों का भारतीय संविधान में क्या महत्व है? 11वीं और 12वीं अनुसूचियां, सोचिए किससे संबंधित है? 11वीं और 12वीं अनुसूचियां पंचायतों और नगर पालिकाओं से संबंधित। तो ऑप्शन के आधार पर क्या उत्तर हो जाएगा? केंद्र सरकार की शक्तियों से संबंधित है क्या? नहीं, पंचायती राज और नगर निकायों की शक्तियों से संबंधित है। ठीक है, यही हमने पढ़ा था। उच्च न्यायपालिका की शक्तियां, ये भी नहीं है। वित्तीय अधिकार भी नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाता है आपका बी, पंचायतों और नगर पालिकाओं की शक्तियों और उनके क्षेत्राधिकार से संबंधित है, और उनके दिए गए विषयों से संबंधित है। ठीक है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वीं अनुसूची का उद्देश्य क्या था? ठीक है, 9वीं अनुसूची, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। 9वीं अनुसूची को पहले संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था, और क्या था उसमें? भूमि सुधार। भूमि सुधार से संबंधित जो कानून थे उनके बारे में प्रावधान किए गए थे। ठीक है, तो ऑप्शन के आधार पर देख लेते हैं कौन सा सही होने वाला है। ए, भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाना, जनगणना संचालन करना, विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को लाभ देना, या फिर अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना। तो 9वीं अनुसूची का विषय क्या है? भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाना। न्यायिक समीक्षा की अगर बात करें तो प्रारंभ में जो मूल संविधान में जो जोड़े गए थे नियम कानून, उनको न्यायिक समीक्षा से परे रखा गया था, लेकिन केशवानंद भारतीवाद के बाद 1973 24 अप्रैल 1973
के बाद के जितने भी भूमि सुधार से संबंधित कानून होंगे वो क्या होंगे, न्यायिक समीक्षा के अधीन होंगे, उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। और अगर ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेंगे तो तब भी ये अमान्य हो जाएंगे। तो सही उत्तर ए हो जाता है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हमारा है, देख लीजिए एक बार, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अनुसूची में केंद्र और राज्य सूची, केंद्र सूची और राज्य सूची, ठीक है, तो कौन सी अनुसूची है, पांचवी है क्या, छठी, सातवीं या आठवीं? तो सातवीं अनुसूची जो है फेडरल लिस्ट, यहां पर क्या केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तीन प्रकार की सूचियों का यहां पर वर्णन किया गया है सातवीं अनुसूची में, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट आएगा, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में आने वाला बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक है। राज्य सूची में आने वाला, तो जो ये केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है, इनमें क्या क्या विषय हैं, तो ये विषयों से संबंधित प्रश्न है। तो देख लेते हैं कौन सा विषय यहां पर आता है, ठीक है। आठवां प्रश्न है हमारा, पहला ऑप्शन है अपंगों और अन्योज्यों को सहायता। नेक्स्ट है बी ऑप्शन, खदानों में श्रमिक और सुरक्षा का विनियम। तीसरा है नमक के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का व्यवस्थापन एवं नियंत्रण। डी ऑप्शन है हमारा सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा। तो आपकी जो राज्य सूची है इसमें एक विषय है अपंगों और अन्योज्यों को सहायता देना। तो जो डिप्रेस्ड क्लास के व्यक्ति होते हैं उनको सहायता और उनको देखरेख की जो जिम्मेदारी है वो राज्य सूची के अधीन राज्य की है, ठीक है, राज्य सूची के अनुसार राज्य की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। अपंगों एवं अन्योज्यों को सहायता प्रदान करना भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले राज्य सूची का विषय है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य किया जा सकता है, ठीक है। किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण और अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। तो जनजातियों से संबंधित जो उनके क्षेत्रों और प्रशासन से संबंधित जो हमने अनुसूची देखी है वो अनुसूची 5 और 6 देखी है ना। अनुसूची 5 विभिन्न राज्यों के लिए है, लेकिन जो आपकी अनुसूची 6 है इसमें चार राज्य हैं, कौन कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तीसरी अनुसूची, पांचवी अनुसूची, 9वीं अनुसूची या 12वीं अनुसूची। तो विभिन्न राज्यों के लिए जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान जो है आपके बी में, 5वीं अनुसूची में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ठीक है, उत्तर इसका बी हो जाएगा 5वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है, हाँ बिल्कुल ठीक है। 6ठी अनुसूची केवल उन राज्यों पर लागू होती है जो संविधान की पहली अनुसूची में सूचीबद्ध हैं। क्या ऐसा है, क्या केवल उन राज्यों पर लागू होती है जो संविधान की पहली अनुसूची में सूचीबद्ध हैं? देखिए पहली अनुसूची में तो सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सूचीबद्ध हैं, तो लेकिन हमने क्या पढ़ा है, 6ठी अनुसूची 4 राज्यों पर शामिल होती है, ए, टी, एम एंड एम, ठीक है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। 6ठी अनुसूची के अंतर्गत स्वायत्त जिला परिषदें विधानसभा के नियंत्रण से मुक्त होती हैं, ठीक है। तो जब हम 6ठी अनुसूची पढ़ रहे थे हमने पढ़ा था कि इन राज्यों को स्वायत्त जिला परिषदें गठित करने का जो है अधिकार है। इसके माध्यम से ये क्या करते हैं, अपने क्षेत्रों का खुद से ही नियमन करते हैं, संचालन करते हैं, और ये केंद्र और राज्य से बिल्कुल मुक्त होते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाता है। और कितने एडीसी हैं, कितनी स्वायत्त जिला परिषद है, हमने पढ़ा था 10 एडीसी भारत में है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होने वाला है 2 हट जाएगा, ठीक है, 1 और 3 दोनों सही है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल शेड्यूल्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद
ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ठीक है, कौन सी अनुसूची एडीसी से डील करती है? 8वीं अनुसूची है क्या? अनुच्छेद 370, छठी अनुसूची या अनुच्छेद 250? तो 8वीं अनुसूची, अभी अभी हमने पढ़ा है, 8वीं अनुसूची जो है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए किसी भी कानून को न्यायिक समीक्षा से पूरी तरह छूट प्राप्त होती है, ठीक है। 9वीं अनुसूची को मूलतः भूमि सुधार कानूनों की रक्षा के लिए जोड़ा गया था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने आईआर कोयल्लो मामले में निर्णय दिया कि संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाले कानून चाहे वे 9वीं अनुसूची में हो अमान्य हो सकते हैं, ठीक है। तो जब 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था तो तब तो ये न्यायिक समीक्षा से बिल्कुल छूट प्राप्त थी उसको, लेकिन हमने पढ़ा बाद में केशवानंद भारती मामले के बाद उसको न्यायिक समीक्षा के अधीन कर दिया गया है। तो पूरी तरह छूट नहीं है, केवल उन नियमों को पूरी तरह छूट है जो 24 अप्रैल 1973 से पहले बने हुए हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। दूसरा, 9वीं अनुसूची को मूलतः भूमि सुधार कानूनों की रक्षा के लिए जोड़ा गया था, तो बिल्कुल सही बात है। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने आईआर कोयल्लो, ठीक है, तो एक तो केशवानंद भारती मामले में मूल ढांचे का सिद्धांत पेश कर दिया, लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट में एक मामला था आईआर कोयल्लो, तो उसमें न्यायालय ने निर्णय दिया कि जो मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाले कानून होंगे 9वीं अनुसूची में वो अमान्य हो जाएंगे। तो इसका यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 2 और 3 सही हैं, यानी कि बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आईआर कोयल्लो बनाम तमिलनाडु मामले में इस केस को देख लेते हैं, कब का है। मैचिंग के लिए केस भी दे सकता है, जैसे केशवानंद भारती मामला, मदन गोपाल मामला, इनको मैचिंग करा सकता है। तो इसी तरीके से आईआर कोयल्लो मामले को भी मैच करा सकता है। तो 2007 का यह मामला है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाएगा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन, 11वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ने का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं के कार्यात्मक अधिकार देना था। पंचायती राज संस्थाओं को कार्यात्मक अधिकार देना था। हाँ, 11वीं अनुसूची जो है हमारी पंचायतों से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा स्टेटमेंट है कारण, 11वीं अनुसूची में 29 विषय सूचीबद्ध हैं जिन्हें पंचायतों को सौंपा जा सकता है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? तो 11वीं अनुसूची जो किससे संबंधित है, हमारी पंचायती राज से संबंधित है। और कितने विषय हैं इसमें? 29 विषय हमने देखा है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका, दोनों कथन सही है और दोनों ही व्याख्या, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। पहला कथन है, संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। संसद समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, लेकिन राज्य विधानसभाएं नहीं बना सकती हैं। देखिए, समवर्ती सूची हमने देखा था, जो समवर्ती सूची है इस पर, इनके विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों विषय कानून या अधिनियम बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यदि समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों ने कानून बनाया हो और उनमें टकराव हो, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे आने वाला है, तो केंद्र का कानून प्रभावी होगा। तो बिल्कुल सही कथन यहाँ पर ये है, ठीक है। तो दूसरा कथन आपका गलत हो जाएगा, पहला और तीसरा सही होगा। तो इसका सही उत्तर होने वाला है, दूसरा गलत है, ये गलत, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए 1 और 3, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचियां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई थी, ठीक है। तो हमने देखा मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, 4 अनुसूचियों को संवैधानिक संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। कौन कौन सी हैं? 9, 10, 11 और 12, ठीक है। तो 9, 10, 11 और 12, तो सभी विकल्प सही है। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
देख लेते हैं। पहली मतलब जो 9वीं अनुसूची है इसको कब जोड़ा गया? प्रथम संशोधन के माध्यम से 1991 में। 10वीं अनुसूची को 52वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से 1985 में। 11वीं अनुसूची को 73वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से 1992 में। और 12वीं अनुसूची को भी 1992 में ही जोड़ा गया, लेकिन ये जो लागू हुई थी 1993 में लागू हुई थी। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। क्या भारत की संसद को यह अधिकार प्राप्त है? नेक्स्ट, 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं लिया जा सकता है। अभी हम एक मामला हमने देखा था, IR कोयल्लो मामला, जो कि न्यायिक समीक्षा से संबंधित था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, भारत की संसद किसी कानून विशेष को 9वीं अनुसूची में डाल सकती है, लेकिन जो आपका दूसरा कथन है ये गलत हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर होने वाला है ए। ठीक है, कोयल्लो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? तो किस अनुसूची से संबंधित है? 9वीं अनुसूची से संबंधित है और 2007 का है। ठीक है, 2007 का। सही उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची भारत के संविधान में भाषाओं, सरकारी सेवाओं और नागरिकों के मूल कर्तव्यों से संबंधित विषयों को सूचीबद्ध करती है? ठीक है, भाषाओं से संबंधित कौन सी सूची है? तो हमने देखा था 8वीं अनुसूची है। ठीक है, तो 8वीं और 8वीं इन दोनों में आएगा। सरकारी सेवाओं और नागरिकों के मूल कर्तव्य से संबंधित। ठीक है, सरकारी सेवाओं से संबंधित कौन सी अनुसूची है? ठीक है, और नागरिकों के मूल कर्तव्य से संबंधित कौन सी अनुसूची है? तो सरकारी सेवाओं से संबंधित जो है वो हमारी सरकारी सेवाओं से संबंधित 10वीं अनुसूची है। ठीक है, और जो नागरिकों के मूल कर्तव्यों से संबंधित है वो आपकी 11वीं अनुसूची है। 11वीं अनुसूची में क्या है? जो पंचायतों के कार्य और क्षेत्राधिकार से संबंधित है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था? 9वीं अनुसूची को 1951 में पहले संवैधानिक संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है, और 1951 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की अयोग्यता को परिभाषित करती है? ठीक है, संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के अयोग्यता से संबंधित कौन सी अनुसूची है? हमने 10वीं अनुसूची में पढ़ा है, जो 52वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है, दल बदल। ठीक है, दल बदल के आधार पर अयोग्यता, सदस्यों की अयोग्यता। तो यहां पर 10वीं अनुसूची सही उत्तर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है, 7वीं अनुसूची में कौन सी 3 सूचियां सम्मिलित है? 7वीं अनुसूची में हमने देखा केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। तो केंद्र, राज्य और संवर्ती सूची, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? लास्ट अनुसूची जो है 12वीं, वो किससे संबंधित है? 1992 में शामिल किया गया था 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा। किससे संबंधित है? म्यूनिसिपैलिटीज थे, यानी कि नगर पालिकाओं से संबंधित। ठीक है, पंचायती राज से, नगर निकाय से, अनुसूचित जातियों से या फिर वित्त आयोग से, तो म्यूनिसिपैलिटीज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है? जो जनजातीय और अनुसूचित क्षेत्र है ना, उनसे संबंधित है। जनजातीय और अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित है। तो क्या केंद्र राज्य संबंध से, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से, कर प्रणाली से या न्यायिक नियुक्तियों से संबंधित है? तो अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन से संबंधित है आपकी 5वीं अनुसूची। और 6ठी अनुसूची किससे संबंधित है? जो 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, उनके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित। ठीक है, 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं?
14, 18, 22 या 24, तो कितनी भाषाएं हैं? 22। मूल संविधान में कितनी थी? 14 प्लस पहले 1 जोड़ी गई, फिर 3 जोड़ी गई, फिर 4 जोड़ी गई, इस तरह से कितनी हो जाती है? 22। पहले सिंधी जोड़ी गई थी 21वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से, फिर सिंधी के बाद नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया 71वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से, और उसके बाद बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इन 4 भाषाओं को 92वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था। ठीक है, द्वितीय अनुसूची में क्या समाहित है? सेकंड शेड्यूल में क्या है? हमने देखा है टीयर्स, है ना, टीयर्स। ई का यहां पर क्या अर्थ हो जाता है? एम्यूलमेंट्स। ठीक है, वेतन, भत्ते और परिलब्धियां, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, संवैधानिक पदधारकों का वेतन और भत्ते। ठीक है, तो यही इसका हो जाएगा, सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑथोरिटीज। ठीक है, तो इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रथम अनुसूची किससे संबंधित है? देखिए, अनुसूची के हम इतने सारे प्रश्न प्रैक्टिस कर लेंगे कि अब हमारा कोई प्रश्न अनुसूची से अगर आता है तो गलत नहीं होना चाहिए। प्रथम अनुसूची किससे संबंधित है? प्रथम अनुसूची नागरिक अधिकार से संबंधित है क्या? राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की सूची, न्यायिक अधिकार या प्रशासनिक विभाजन? तो हमने देखा पहली अनुसूची में क्या है? भारत के राज्यों के नाम, उनकी सीमाएं, उनके क्षेत्राधिकार से संबंधित जितनी भी बातें हैं वो सब पहली अनुसूची में है। तो राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की सूची, कितने राज्य है वर्तमान में? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल कानून, शपथ और प्रतिज्ञाएं, न्यायिक प्रक्रिया या राजभाषा? तीसरी अनुसूची अफर्मेशन एंड ओथ, यानी शपथ और प्रतिज्ञा। तो तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है? आपकी शपथ और प्रतिज्ञान से। लेकिन इसमें जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, हाँ, इन सभी की क्या होती है? शपथ और प्रतिज्ञान होती है। 20 इनमें नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? देखिए, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। तो 11वीं में आपके कितने विषय हैं? 11वीं में हमने देखा 29 विषय हैं पंचायतों के लिए, और 12वीं में 18 विषय हैं नगर पालिकाओं के लिए। ठीक है, तो 29 इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, संविधान की कौन सी अनुसूची स्थानीय स्वशासन को दर्शाती है? 11वीं 12वीं दोनों? कोई नहीं। तो 11वीं और 12वीं दोनों ही स्थानीय शासन के बारे में है, पंचायतें और नगर पालिकाएं, तो दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, छठी अनुसूची किससे संबंधित है? नगरीय प्रशासन, अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वायत्त प्रशासन। ठीक है, तो 4 राज्यों में जो स्वायत्त प्रशासन है उससे संबंधित है, तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा, छठी अनुसूची। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचियां संविधान में 73वें और 74वें संशोधन से जोड़ी गई थी? तो कौन सी जोड़ी गई थी 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन से? 11वीं और 12वीं। ठीक है, 1992 में। और है क्या क्या? 73वीं में पंचायत है और 74वीं में नगर पालिका है, तो 11 और 12। ठीक है, 20 का आपका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरी अनुसूची के अंतर्गत किसका वेतन और भत्ता आता है? ठीक है, किसका वेतन और भत्ता दूसरी अनुसूची के अंतर्गत आता है? सांसद, विधायकों, राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश आदि, या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसमें आपका आएगा, ये केवल संवैधानिक पदधारकों से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश ये सब लोग आते हैं, तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है प्रथम अनुसूची में कौन सी सूचियां होती हैं? प्रथम अनुसूची में कौन सी सूचियां होती हैं? भाषा, राज्य व संघ राज्य क्षेत्र, कर या संवैधानिक निकाय? तो राज्य और संघ राज्य क्षेत्र यानी कि राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश है उनकी सूचियां कौन सी अनुसूची में है? आपकी पहली अनुसूची में। ठीक है, किस अनुसूची में संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों की शपथ शामिल है?
किस अनुसूची में संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों की शपथ शामिल है? तो कौन सी अनुसूची है वो? पहली में तो संघ और राज्यों के नाम है और केंद्र शासित प्रदेशों के। दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन भत्ते हैं। और तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान है। तो सही उत्तर हो जाएगा तीसरी अनुसूची। अभी तक संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ठीक है, अभी तक संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो सिंपल प्रश्न है, 12 अनुसूचियां हैं। सबसे पहले हमने यही देखा था। 10वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया था? ठीक है, 4 अनुसूचियां संविधान में संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई हैं। 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11 और 12। ठीक है, 9वीं को कब जोड़ा गया? 1951 में। 10वीं को 1985 में। ठीक है, 11वीं अनुसूची को 1992 में जोड़ा गया था और 12वीं अनुसूची को भी 1992 में जोड़ा गया था। ठीक है, तो आप देख लीजिए। और संशोधन कौन कौन से थे? तो ये तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, ये 52वां था, ये आपका 73वां था और 12वीं अनुसूची के लिए 74वां। ठीक है, तो प्रश्न था 10वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया था? तो 1985 में 52वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से। ठीक है, तो सी इसका यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कौन सी अनुसूची न्यायपालिका से संबंधित नहीं है? ठीक है, सेकंड, थर्ड नहीं है, न्यायपालिका से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं सेकंड, थर्ड एंड सी। तो डी जो है आपकी 11वीं किससे संबंधित है? पंचायतों से संबंधित। अच्छा, सेकंड, थर्ड और ये जो 10th है ये न्यायपालिका से संबंधित क्यों है? क्योंकि यहां पर न्यायपालिका में जो न्यायाधीश होते हैं उनके वेतन और भत्तों की बात है, वेतन भत्ते। यहां पर शपथ की बात है और यहां पे डिफेक्शन की बात है। दल बदल के आधार पर जो अयोग्यता है वो मामला न्यायालय में भी जाता है, तो ये आपकी न्यायालय से संबंधित हो जाती हैं। लेकिन जो 11वीं अनुसूची है ये पंचायतों से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38वां। 8वीं अनुसूची में भाषाओं को शामिल करने की प्रक्रिया कौन निर्धारित करता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, संसद या उच्चतम न्यायालय? तो 8वीं अनुसूची में जो भाषाओं को शामिल करने का जो निर्णय लेता है वो राष्ट्रपति, संसद लेती है, संसद द्वारा लिया जाता है। ठीक है, 38 का सही उत्तर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सी अनुसूची अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन को दर्शाती है? तो हम कई बार इसको देख चुके हैं। 5वीं अनुसूची जो है, 5वीं और 6ठी दोनों अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन को दर्शाती है। लेकिन यहां पर आपका सही उत्तर आएगा सी, दोनों, क्योंकि 5वीं विभिन्न राज्यों से संबंधित है और 6ठी अनुसूची 4 राज्यों से संबंधित है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या संविधान की 7वीं अनुसूची को संशोधित किया जा सकता है? तो क्या संविधान की 7वीं अनुसूची को संशोधित किया जा सकता है? तो हाँ, संशोधन तो हो सकता है, संशोधन किया जा सकता है। हाँ, तो इसका उत्तर हो जाएगा हाँ, संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, तो संविधान संशोधन के माध्यम से ही यहाँ पर अनुसूची में संशोधन किया जा सकता है, अधिनियम के माध्यम से नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है संविधान की कौन सी अनुसूची केवल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा से संबंधित है? तो आपने देखा 6ठी अनुसूची इन 4 राज्यों से संबंधित है। कौन सी अनुसूची संविधान के मूलभूत अधिकारों से संबंधित नहीं है? कौन सी अनुसूची संविधान के मूलभूत अधिकारों से संबंधित नहीं है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप देखेंगे। तीसरी, 8वीं, 11वीं या सभी मूलभूत अधिकारों से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा, यहां पे आएगा तीसरी में भी नहीं है। मूल अधिकार कहां पर है? हमारे भाग 3 में है। हमने भाग वाली क्लास में देखा है मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में है, अनुसूची में तो किसी में भी संविधान के भागों का वर्णन नहीं है।
तो ना तो आठ तीसरी, आठवीं, 11वीं आएगा, यहाँ पर आएगा सभी। 12वीं अनुसूची में कितने कार्य नगर पालिकाओं के लिए हैं? नगर पंचायतों के लिए 11वीं अनुसूची में कितने हैं? 29 विषय, ठीक है। और 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के लिए 18 विषय हैं, तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, ठीक है। 10वीं अनुसूची लागू होती है केवल संसद, केवल राज्य विधानमंडल, दोनों पर या किसी पर नहीं। तो 10वीं अनुसूची जो है 1985 में जिसे शामिल किया गया था, ये केंद्र और राज्य विधानमंडल दोनों पर लागू होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, दोनों पर लागू होती है। तीसरी अनुसूची में किसकी शपथ नहीं होती? ठीक है, प्रधानमंत्री की, संसद की, महापौर की या मुख्य न्यायाधीश की। तो किसकी शपथ तीसरी अनुसूची में नहीं है? ठीक है, तो प्रधानमंत्री की भी शपथ है तीसरी अनुसूची में, सांसदों की भी है, मुख्य न्यायाधीश की भी है। महापौर की शपथ तीसरी अनुसूची में नहीं है, क्योंकि ये महापौर किसके अंतर्गत आता है? 12वीं अनुसूची के अंतर्गत नगर पालिकाओं के अधीन आता है, तो उसमें जो आर्टिकल्स होंगे वहां पर इनका उल्लेख है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा आपका, देखिए महापौर स्थानीय निकाय का पद है, और स्थानीय निकाय से संबंधित जो प्रावधान है आपके 12वीं अनुसूची में है नगर पालिकाओं के लिए। 11वीं अनुसूची की विषय वस्तु क्या है? 11वीं अनुसूची की विषय वस्तु नगर निगम, उच्च शिक्षा, पंचायती राज, नीति निदेशक तत्व। तो 11वीं अनुसूची की जो विषय वस्तु है वो पंचायती राज है ना। नीति निदेशक तत्व कहाँ है? ये संविधान के भाग 4 में हमने देखा, डीपीएसपी। ठीक है, डीपीएसपी में हमने देखा था, भाग 4 में है। नेक्स्ट है आपका, कौन सी अनुसूचियां संविधान के अनुच्छेदों से संबंधित नहीं है? संविधान के अनुच्छेदों से संबंधित नहीं है। पहली, 8वीं, 12वीं, सभी। देखिए कोई भी अनुसूची संविधान के अनुच्छेदों से संबंधित नहीं है। ठीक है, पहली, 8वीं, तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये अनुच्छेदों से स्वतंत्र हैं लेकिन संबंधित रूप से जोड़ी गई हैं। ठीक है, किस अनुसूची में राज्यपाल के विशेष उत्तरदायित्व का उल्लेख है? ठीक है, किस अनुसूची में राज्यपाल के विशेष उत्तरदायित्व का उल्लेख है? 5वीं, दूसरी, 12वीं या 11वीं? 11वीं में क्या है? पंचायती राज। देखिए हम एलिमिनेशन के माध्यम से इसको करते हैं। 12वीं में क्या है? नगर पालिका। दूसरी अनुसूची में क्या है? दूसरी अनुसूची में हमने देखा वेतन और भत्ते। वेतन और भत्ते। तो इस तरह से हमारा ए ऑप्शन हो जाता है सही। राज्यपाल के विशेष अधिकार जो हैं वो 5वीं अनुसूची में है। किससे संबंधित है? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित ही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, अनुसूचित क्षेत्रों में राज्यपाल की भूमिका विशेष होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और न्यायाधीशों के वेतन का विवरण है? ठीक है, पहली, दूसरी, तीसरी या 7वीं? तो वेतन और भत्तों का विवरण जो है वो किस अनुसूची में है? आपका दूसरी अनुसूची में। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, द्वितीय अनुसूची में वेतन भत्ते विशेषाधिकार दिए गए हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर प्रश्नों की होती है समाप्ति। अब हम नेक्स्ट क्लास में किसी अगले टॉपिक पर यहाँ पर चर्चा करेंगे और उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप बने रहिए चैनल पर और अपने जो है सुझावों को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।